हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि इसमें हम देखेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है एक्चुअल में। तो हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन तक पढ़ा था। अब इसमें हम बात करने वाले हैं एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। तो देखो, एन एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of various atoms present in a compound, whereas the molecular formula shows the exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound। तो उन्होंने बताया कि कोई मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होता है, पहली बात करते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो आपके सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है, होल नंबर्स को, होल नंबर के सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है, जबकि मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होता है वो किसी कंपाउंड के कंप्लीट नंबर को बताता है। कि मान के चलिए किसी का कोई ऐसे, जैसे हम एक एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि जैसे ये फॉर्मूला है, आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चंस में दिया है कि उन्होंने कहा कि अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला एक ये है C2H4Cl2 है, तो इसे हमने कह दिया कि मॉलिकुलर फॉर्मूला है। अब इसे इंपेरिकल फॉर्मूला में बदलना है तो क्या होगा, CH2Cl होगा। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई सब में 2 से डिवाइड कर दो, तो कार्बन के 2 थे तो 1 2 एलिमेंट थे तो 1 हो गया, हाइड्रोजन के 4 एलिमेंट थे तो 2 हो गया, और क्लोरीन के 2 थे तो 1 हो गया, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जो फॉर्मूला ऑब्टेंड होगा हमें, वो CH2Cl होगा, जिसे हम इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। और मॉलिकुलर फॉर्मूला जो जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उतने ही ऑब्टेंड होते हैं, तो उसे हम मॉलिकुलर फॉर्मूला कहते हैं, C2H4Cl2। तो ये आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला है, उसको ही हम सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, CH2Cl। तो इसे हम क्या बोल देते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। तो ये होता है। तो बस अब आगे देखते हैं कि फिर उन्होंने कहा, इफ द मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन, इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला कैन बी डिटरमाइंड। उन्होंने कहा कि अगर हम कोई कंपाउंड है और उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, अगर उनका हमें मास परसेंट पता चल जाए, तो उसकी हेल्प से भी हम इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन फर्दर बी ऑब्टेन इफ द मोलर मास इज नोन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी हम आगे ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर हमें मोलर मास ऑब्टेन हो तो इसके हेल्प से भी कर सकते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट्स दिस सीक्वेंस। अब उन्होंने कहा कि भाई हम एक एग्जांपल को लेते हैं और उसके हेल्प से समझते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रॉब्लम 1.2 में बताया कि आ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन प्रेजेंट है। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम में। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो इसका एम्पेरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, इसको बताना है। सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में उन्होंने कहा है कि कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम्स। अब देखो, कुछ नहीं करना है आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को इस प्रकार के, सिर्फ आपको जितना परसेंट में दिया है, जैसे उन्होंने कहा कि 4.70% हाइड्रोजन है, बस उसको 4.07 लिखो और उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। 24.27% कार्बन दिया था, उन्होंने कुछ नहीं किया, देखो 24.27 ग्राम सीधा कार्बन लिख दिया, और 71.65 ग्राम क्लोरीन आर प्रेजेंट। उन्होंने क्या कहा, अब आप इस चीज को बहुत गौर से देखो कि क्या उन्होंने कुछ चेंज किया है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। जो ऊपर परसेंटेज में दिया था वही एलिमेंट्स को उन्होंने ग्राम में शो करा दिया है। और उन्होंने कहा है कि सिंस वी आर हैविंग मास परसेंट, इट इज कन्वीनियंट टू यूज 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स। अब उन्होंने क्या कहा है कि भाई हम मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग मटेरियल जो था हमारे पास वो 100 ग्राम था। अब उस 100 ग्राम में हमने कहा कि भाई हमारे पास में, जब हमने इसको एलिमेंट्स में तोड़ा तो हमें पता चला कि 4.07% हाइड्रोजन ग्राम प्रेजेंट है, 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है, 24.27% 24.27 ग्राम कार्बन है, और एंड 71.65 ग्राम क्लोरीन प्रेजेंट है उस 100 ग्राम में। अब उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है कि मोलर मास जो है, देखो ये चीजें पॉइंट आपको बस याद रखना है कि इसमें उन्होंने क्वेश्चंस में कहा है कि मोलर मास जो है कंपाउंड का वो 98.96 ग्राम है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि आपको जो परसेंट दिया उसे हमने जस्ट ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा स्टेप आपका क्या है, कन्वर्ट इनटू नंबर्स मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब उन्होंने कहा जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उनको हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो मोल्स में कन्वर्ट कैसे करोगे, द डिवाइड द मास obtained by obtained above by respective atomic masses of various elements, this gives the number of moles of constituent elements in the compound। अब उन्होंने क्या कहा कि मोल्स को हमें फाइंड करना है, तो हम हाइड्रोजन का जो एक्चुअल ग्राम में हमें पता है कि भाई इतना मास है ग्राम में, एटॉमिक जो हमें यहाँ पे दिया है, देखो उन्होंने क्या कहा कि हाइड्रोजन हमारे पास 4.07 ग्राम था, वो लिख लिया, और इसका जो एटॉमिक वेट होता है,
जो एटॉमिक वेट होता है पीरियोडिक टेबल में वो रख दिया जाता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जो होता है पीरियोडिक टेबल में 1.008 ग्राम होता है, उससे डिवाइड कर दो तो ये 4.04 आ गया। इसी प्रकार कार्बन का आप देखोगे तो 24.27 ग्राम ऊपर दिया है क्वेश्चन में, 12.01 ग्राम एटॉमिक वेट होता है पीरियोडिक टेबल में, उससे डिवाइड कर दिया तो इसका 2.021 वैल्यू आ गया। आप क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन दिया है 71.65 ग्राम जो कि हमें क्वेश्चन में ऑप्टेंड है इसका मास। अब इसका मोलर इसका मास अपन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना, जो एटॉमिक वेट दिया गया है आपका वहां क्या नाम है पीरियोडिक टेबल में, उससे हम डिवाइड कर दिए। तो क्लोरीन का कितना होता है 37.4 453 ग्राम, तो ये आ गया 2.021 ग्राम आपका ऑप्टेन हो जाता है। तो मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जिसे हम बोलते हैं, वो लगा दिया जाता है। उसके हेल्प से आप डिवाइड जब हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है। हाँ देखो भाई यहाँ पे जो हमारे दिमाग में आ रहा हो कि 12 जो है 12 जो है कार्बन का वो एटॉमिक नंबर नहीं होता है, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। लेकिन जब आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो एडिशन करते हैं, हम हालांकि आगे पढ़ेंगे भी बहुत अच्छे से कि मोल्स क्या होता है, मोल्स के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन क्या होती है और फॉर्मूला क्या होता है। और तो इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट आगे जो हेडिंग आएगी उसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखो आपको याद रखना है कि जो एटॉमिक वेट है और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर और हम कह सकते हैं मास नंबर भी जिसे हम बोलते हैं, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। मास नंबर जो होता है वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट जो फॉर्मूला होता है उसको लगाया जाता है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये आप एटॉमिक वेट जब निकालोगे, एटॉमिक वेट जो देखोगे ना पीरियोडिक टेबल, तो ये आपको दिया हुआ है 12 है, 12.01 है, 35.453 ग्राम ये क्लोरीन का होता है, 1.008 जो होता है 1.008 ग्राम जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है। तो इससे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने क्या सीखा कि मोल्स को अगर फाइंड करना है तो जो वेट है दिया गया है वो मास में उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, या फिर हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास भी हमें कभी कभार किसी कंपाउंड का निकालना होता है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं, तो आपको मोल्स ऑब्टेन हो जाते हैं, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो आपने दो स्टेप सीख लिए कि जो परसेंटेज दिया उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, और दूसरा हमें मोल्स में कन्वर्ट करना होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, या वेट अपॉन एलिमेंट का दिया तो वेट अपॉन अपॉन में एटॉमिक वेट से। डिवाइड ईच, और थर्ड स्टेप आता है डिवाइड ईच ऑफ द मोल्स वैल्यूज ऑब्टेन अबव बाय द सिंपलेस्ट नंबर अमंगस्ट देम। तो उन्होंने अब क्या कहा कि हमने देखा कि भाई जो हमने मोल्स निकाले उनमें सबसे छोटी वैल्यू किसकी आई, या तो कार्बन की आई है मोल्स की, या फिर हाइड्रोजन की आई, क्लोरीन वाली आई है। तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको सबसे डिवाइड किया जाता है। जब हम 2.02 को इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, उसमें डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये किस रेशियो में ऑब्टेन हो जाएगा, देखो सिंस 2.021 is the smallest value, division by its gives a ratio of 2:1:1 for HCl। तो उन्होंने कहा कि भाई 2.02 सबसे छोटी थी तो हमने उसमें डिवाइड किया, तो हमें हाइड्रोजन के लिए 2 दो बार डिवाइड में भाग गया और इसका 1 ओपन हो गया। तो इससे उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के कितने नंबर हैं, 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 1 और क्लोरीन के कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, जिसको अब होल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, write down the empirical formula by mentioning the numbers after writing the symbols of respective elements। CH2Cl जो है हमने सिर्फ यहां से निकाला, देखो हाइड्रोजन के लिए कितने आए, 2 वैल्यू आई तो CH2 लिख लिया, कार्बन के लिए कितना आया तो C लिख लिया, और क्लोरीन के लिए कितना आया तो 1 लिख लिया। इज दस एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द एबव कंपाउंड। तो यही जो वैल्यू ऑब्टेन होती है उनको एलिमेंट को होल नंबर के रूप में लिखते हैं, वही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है कंपाउंड का। तो सीधी बात है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब इसके बाद आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे, इसी का हम एम्पेरिकल फॉर्मूले की हेल्प से पहले हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे कि इसका हम पहले मास डिटरमाइन करते हैं CH2Cl का। देखो 12.01 एटॉमिक मास जो होता है वो एल ने पीरियोडिक टेबल में दिया गया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, हाइड्रोजन का कितना है 1.00 में मल्टीप्लाई किया प्लस 2, प्लस क्लोरीन का 35.453 होता है, इससे हम मल्टीप्लाई किए और और टोटल को जोड़ दिए तो 49.48 ग्राम हमें इसका क्या हुआ, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑब्टेन हो गया। देखो जो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ यहाँ पे, देखो सिर्फ उसी का मास ऑब्टेन किया है हमने जो 49.8 ग्राम आ गया। अब इस एम्पेरिकल फॉर्मूले की हेल्प से डिवाइड मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूले को हम डिवाइड करते हैं तो हमें स्मॉल एन की वैल्यू ओपन होती है। तो स्मॉल की एन की वैल्यू ओपन करने के लिए क्या करना होता है हमें कि मोलर मास जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था 98.96 ग्राम, और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl निकाला उसका हमने मास निकाला और उसी से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आ गई एन की 2। अब मल्टीपल
मल्टीप्लाई इंपेरिकल फॉर्मूला बाय स्मॉल एन ऑब्टेन अबव टू गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए क्या होता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा जाता है और उसमें जो एन की वैल्यू जितनी भी ऑब्टेन होती है उसी इंपेरिकल फॉर्मूला में एन की वैल्यू से गुणा कर दिया जाता है, तो जो भी फॉर्मूला ऑब्टेन होता है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। देखो CH2Cl हमें इंपेरिकल फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ, उसमें एन की वैल्यू 2 आई थी तो हमने 2 से गुणा किया तो कार्बन के 2 हो गए, CH2 जो था वो 4 में कन्वर्ट हो गया और क्लोरीन 1 था तो वो 2 में हो गया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया। तो कुछ नहीं करना है आपको, 3-4 स्टेप याद रखना। क्या याद रखना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा जो हमें एक कंपाउंड दिया गया है उसमें किस एलिमेंट का कितना परसेंटेज दिया गया है उसको हमें देखना है, हमने देख लिया। इसके बाद हमें उसको ग्राम में कन्वर्ट करना होता है, सिंपलेस्ट उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमें मोल्स में मास अपॉन एटॉमिक मास, अगर एटम एलिमेंट का नहीं किसी एलिमेंट का ही निकालना है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। और इसके बाद थर्ड स्टेप जो आता है डिवाइड कर दिया जाता है, जो सबसे छोटी नंबर वैल्यू होती है मोल्स में हम उससे सब वैल्यूज में डिवाइड कर देते हैं। तो इससे हमें जो रेशियो ऑब्टेन होता है जैसे 2:1 हुआ तो उसी के हिसाब से हम एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, जैसे HCCl या CCl हो गया तो हमने इसको फॉर्मूला में, तो यही जो फॉर्मूला होता है वो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। जिसे हमने CH2Cl के फॉर्म में लिख लिया जिसे हम उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। अब CH2Cl जो है उस एम्पेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं भाई, एन वैल्यू डिफाइन करते हैं। पहले हम मोलर मास निकालते हैं तो हम इसका जो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला उसी का हमने मास निकाला, एम्पेरिकल फॉर्मूला का तो ये 49.48 ग्राम हो गया। और हमें मोलर मास जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया होता है तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है, वहां से स्मॉल एन की वैल्यू ऑब्टेन होती है और स्मॉल एन की वैल्यू जो होती है उसका हम एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही उसका मोलिकुलर फॉर्मूला कहलाता है। खत्म हो गया। अब आगे बात आती है कि स्टिशियोमेट्री एंड स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होते हैं। द वर्ड स्टिशियोमेट्री इज डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स स्टिशियो एंड मीट्रॉन। दो स्टिशियोमेट्री वर्ड जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर डिफाइन किया जाता है। पहला स्टिशियो, इसका मतलब होता है एलिमेंट, और दूसरा मीट्रॉन जिसे हम बोलते हैं जिसका मेन होता है कि मेजर। Stoichiometry thus deals with the calculation of masses, sometimes volumes also of the reactants and the products involved in a chemical reaction। तो उन्होंने कहा कि भाई स्टिशियोमेट्री जो होता है कभी कभार किसी कंपाउंड किसी रिएक्शंस की या तो हम उसके मासेस से डिफाइन कर लेते हैं या फिर उनके कभी कभार किसी केमिकल रिएक्शन के वॉल्यूम्स को भी डिफाइन करके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की हेल्प से हम उसका वॉल्यूम क्या है या फिर हम उसका मासेस क्या है इनकी हेल्प से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। Before understanding how to calculate amounts of reactants required or the products produced in a chemical reaction, let us study what information is uh, available from the balanced chemical equation of a given reaction। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कितने रिएक्टेंट्स के किस अमाउंट की जरूरत है, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड केमिकल रिएक्शंस, और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होता है किसी केमिकल रिएक्शन उसमें कितने अमाउंट की जरूरत है, इसको हमें डिटरमाइन करने से पहले लेट अस स्टडी व्हाट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ अ गिवन रिएक्शन। तो उन्होंने कहा कि हम किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से जो दी गई उसके हेल्प से हम पता लगाते हैं। लेट अस कंसिडर द कम्बिनेशन ऑफ मीथेन। अब उन्होंने कहा हम कंसिडर करते हैं, मानते हैं कि कंसिडर कम्बिनेशन ऑफ मीथेन अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बिलो। तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस जो हमें दी गई है कि जब हम मीथेन का कंब्यूशन करते हैं, मीथेन को अगर हम जलाते हैं तो उससे हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन प्राप्त होती है जिससे हमें क्या क्या मिलता है देखने के लिए। हियर मीथेन एंड डाइऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। उन्होंने कहा कि जब हम मीथेन को डाइऑक्सीजन की हेल्प से जलाते हैं तो रिएक्टेंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, तो इससे हमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और वाटर ऑब्टेन होता है। ये तो जो एरो लगा होता है उसके इस साइड वाले जितने भी ऑब्टेन होते हैं हमें कंपाउंड्स ने हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड में जितने भी होते हैं तो हम कह सकते हैं कि एरो के लेफ्ट हैंड वाले रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड वाले सारे के सारे प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। नोट दैट all the reactants and the products are gases in the above reaction and this has been indicated by the letter G in the brackets next to its formula. Similarly, in case of solids and liquids, S and L are written in the respectively. अब उन्होंने क्या कहा कि अगर रिएक्टेंट्स मान के चलो आपके गैसेस में प्रेजेंट हैं तो जी से डिटरमाइन किया जाता है जो कि ब्रैकेट में दिया गया है, और अगर ये सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे एस लिखा होता, अगर लिक्विड के फॉर्म में ऑब्टेन होते तो वो हमें एल लिख के देते। तो यानी कि यहाँ पे CH4 2O2 ऑक्सीजन CO2 एंड 2H और H2 जो वाटर ऑब्टेन हो रहा है ये सारे के सारे गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए ब्रैकेट में जी लिख के दिया गया है। द कोफिशिएंट 2 फॉर O2 and H2O
and H2 are called stoichiometric coefficient. Similarly, the coefficient of CH4 and CO2 is 1 in each case. अब देखो किसी केमिकल रिएक्शन में हम स्टोइचियोमेट्री को डिफाइन करने के लिए कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो रिएक्टेंट CH4 है, 2O2 है, CO2 एंड 2H2O। तो आप देखो इसके आगे क्या लगा है, 1 है, कुछ नहीं है यानी 1 है, लेकिन O2 के आगे 2 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। CO2 के आगे देखो कि 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। लेकिन H2O के आगे आप देखोगे तो 2 लगा हुआ है। तो आप यहां से कह सकते हो कि स्टोइचियोमेट्री जो होगी इसकी, इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन की 2 होगी और वाटर की 2 होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड CH4 की 1 होगी। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि जो आगे क्या मल्टीप्लाई, कितने एलिमेंट का, कितने नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया है, उसे उसका स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं। CH4 के आगे कुछ नहीं यानी कि 1 है, ऑक्सीजन के आगे यानी कि 2 लिखा है तो स्टोइचियोमेट्री 2 है, CO2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, एंड H2O के आगे 2 लिखा हुआ है तो यानी कि 2 हो गया। They represent the number of molecules and moles as well taking part in the reaction or formed in the reaction। तो उन्होंने कहा दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो आगे कोफिशिएंट लगा हुआ है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं या मोल्स कितने हैं टेकिंग पार्ट इन केमिकल्स में फॉर्म द रिएक्शन। तो उन्होंने कहा कि कोई रिएक्शंस हो रही है तो ये बतलाते हैं कि कितने मोल्स भाग ले रहे हैं या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं। दस अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन 1 मोल ऑफ CH4 gets react 2 moles of oxygen to give 1 mole of CO2 and 2 mole of H2। तो रिएक्शन से हमें पता चलता है कि 1 मोल जो है वो CH4 आपस में रिएक्ट करता है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ में, जिससे हमें 1 मोल CO2 ऑब्टेन होती है एंड 2 मोल्स H2O ऑब्टेन होता है, जो कि रिएक्शंस में दिखाया गया। या फिर हम इसको मॉलिक्यूल्स के रूप में लिख सकते हैं। CH4 का एक मॉलिक्यूल्स होता है जो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 से रिएक्ट करता है, जिसकी हेल्प में 1 मॉलिक्यूल CO2 ऑब्टेन होती है और 2 मॉलिक्यूल्स H2O के ऑब्टेन होते हैं। या फिर हम इसे वॉल्यूम के रूप में जैसा कि लिखा था कि मोल्स में भी हो सकता है, मास के फॉर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकता है और वॉल्यूम्स के फॉर्म में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था शुरू में इसकी हेडिंग से। तो उन्होंने कहा कि 2.7 liter of CH4 gas reacts with 45.247 liter of O2 and to give 22.7 liter of CO2 and 45.4 ग्राम ऑफ H2O। तो यहां से पता चल रहा है कि 1 लीटर इसका, 2 लीटर इसका, 1 लीटर और CO2 ऑब्टेन होता है, 1 लीटर ही 2 लीटर H2O ऑब्टेन होता है। तो उन्होंने कहा कि हम मान के चलते हैं, गैसेस में माना जाता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो गैस की वॉल्यूम को कंसीडर करने के लिए 22.7 लीटर लेते हैं। अगर 1 वॉल्यूम का मतलब है 22.7, 1 वॉल्यूम के लिए 22.7 यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि जब ऑक्सीजन के 2 मोल हम यूज कर रहे हैं तो 2 से गुणा हो जाएगा। तो 22.7 में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45.4 लीटर ऑप्टेन हो जाएगा। इसी प्रकार से CO2 का 1 मोल बन रहा था तो 22.7, अगर उसके 2 मोल, लेकिन वाटर के 2 मोल बन रहे थे इसलिए 2 से गुणा हो गया तो 45.4 लीटर ऑफ H2O हमें ऑप्टेन हो जाएगा। इसी प्रकार से उन्होंने कहा भाई मासेस के रूप में भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर 16 ग्राम ऑफ CH4 यानी कि 1 बन रहा था, 1 है CH4, तो 16 ग्राम इसका हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दिया है CH4, तो इसका 12 और 4 तो 16 ग्राम होगा। इसका 1 ग्राम है यानी कि 16 ग्राम है, 1 है यानी कि रिएक्ट्स विद 2। अगर ऑक्सीजन का हम देखते हैं तो कितना आएगा 32 आएगा, लेकिन इसके कितने पार्ट ले रहे हैं, 2 मोल्स भाग ले रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया टू गिव 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 32 12 4 44 होता है। अगर आप इसका CO2 का निकालोगे 1 है यानी कि सिर्फ इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास जो होगा वही ऑब्टेन होगा जो 44 ग्राम। अगर हम इसमें 2 से, अगर H2 के हम देखते हैं तो 2 मोल्स ऑब्टेन होते हैं, जिसका 18 होना चाहिए था ग्राम, 16 ऑक्सीजन का और 2 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन का, तो 16 + 2 18, मगर इसके 2 पार्ट भाग ले रहे हैं, 2 मोल भाग ले रहे हैं, तो 2 से गुणा हो गया 18 × 2 ग्राम। फ्रॉम दिस रिलेशनशिप द गिवन डेटा कैन बी इंटरकन्वर्टेड बाय द एज फॉलोज। मास को मोल्स में, मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, जैसा कि हमने डिटरमाइन किया है कि स्टोइचियोमेट्री को मोल्स में ऑब्टेन कर सकते हो, मास के फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हो, वॉल्यूम्स के फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आगे आता है कि लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है। देखो लिमिटिंग रीजेंट की अगर हम बात करें तो ऐसा हमें वैसे ही पता चला कि ऐसा रिएजेंट जो लिमिटेड हो उसके बारे में बात चल रही है। लिमिटिंग मतलब लिमिट आ गई। तो अब देखो पढ़ते हैं क्या बोला है उन्होंने कि मेनी आर टाइम रिएक्शंस आर कैरिड आउट विद द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स दैट आर डिफरेंट देन द अमाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। उन्होंने कहा कि कई बार हम देखते हैं कि कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें रिएक्शंस आर कैरिड आउट विद द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट दैट आर डिफरेंट देन द अमाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। उन्होंने कहा कि हम कई बार ऐसी रिएक्शंस देखते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट्स का जो, जब कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीटली करानी होती है तो उसमें रिएक्टेंट्स का पार्ट डिफरेंट होता है। उन्होंने कहा हमें पूरा कंप्लीट कराना, लेकिन वो रिएक्शन पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती क्योंकि दो रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपस में
इक्वल अमाउंट में नहीं होते, मतलब या जितनी जिसको नीडेड होती है उतनी नहीं होते, उनमें से कुछ कम होते हैं, तो उसे हम ऐसी रिएक्शंस को हम लिमिटेड रिएक्शंस कहलाते हैं। तो ऐसे जो रिएक्टेंट होते हैं हम उसे लिमिटिंग रीजन बोलते हैं। इन सच सिचुएशन वन रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट देन द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड बाय बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। उन्होंने कहा कि कोई एक केमिकल बैलेंस रिएक्शन है, उसमें से हम देखते हैं कि एक रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में दिया गया है, दूसरा कम अमाउंट में दिया गया है। तो इस प्रकार की रिएक्शंस को भी हम, तो इस प्रकार की रिएक्शंस जो होती हैं वो लिमिटिंग रीजन के अंडर में कंसीडर की जाते हैं। द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट, तो उन्होंने कहा जो रिएक्टेंट जो कि लीस्ट अमाउंट मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम्स, तो वो कुछ समय के बाद कंज्यूम हो जाता है, एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ द अदर रिएक्टेंट। तो उन्होंने कहा कि अब मान के चलो भाई दो एक रिएक्शंस हो रही है, उसमें दो रिएक्टेंट है, जिसमें से उन्होंने बताया कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन को ऑब्टेन करने के लिए दोनों का अगर मास, हमने हमने कहा कि दोनों का अमाउंट जो होना चाहिए था वो सेम होना चाहिए था, बट उन्होंने कहा कि एक का आधा है और एक का पूरा है, यानी कि एक 1 है और एक 0.5 मिल गया, तो रिएक्शंस जो होती है वो प्रोडक्ट 1/1 रेशियो में अपने नहीं होगा, रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट होगा वो 0.5 ही बनेगा जब दोनों मिलकर आपस में ऐड होंगे, क्योंकि रिएक्शंस जो है वो दूसरे वाले रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर रही है जो कि कम अमाउंट में ही है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम लिमिटिंग रीजेंट वाली रिएक्शंस बोलते हैं। हेंस द रिएक्टेंट व्हिच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, तो उन्होंने कहा जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, रिएक्शन में खत्म हो जाएगा, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, तो वो प्रोडक्ट्स के फॉर्म में कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इसको इस बात को बतलाएगा। देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग, जिसके फलस्वरूप से हम लिमिटिंग रीजेंट भी बोलते हैं। इन परफॉर्मिंग स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस दिस एस्पेक्ट इज आल्सो टू बी कीप्ड इन माइंड। आज के दौरान स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, इन परफॉर्मिंग स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के दौरान इस लिमिटिंग रीजेंट को भी हमें अपने माइंड में याद रख करके चलना होता है। अब देखो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं तो क्लियर हो जाएगा कि लिमिटिंग रीजेंट होता क्या है। मान के चलिए हमारे पास बाइक है, ओके, बाइक, और बाइक से हमें 100 किलोमीटर जाना है, ठीक है। उसमें बाइक जो है वो बाइक रेडी है कि भाई हम 100 किलोमीटर जा सकते हैं, कि 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं, और उसमें जो चलाने वाला होता है वो भी बोल रहा है कि भाई हम 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं। लेकिन उसमें जो पेट्रोल डाला जाता है वो वो सिर्फ 50 किलोमीटर के लिए ओपन होता है, कि मान के चलिए हमने एक बाइक में सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल डाला और हमें 100 किलोमीटर जाना था, लेकिन उस एक लीटर पेट्रोल से हम सिर्फ 50 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो जब आप बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डालोगे, लेकिन आपको दूरी कितनी करनी थी, तो 100 किलोमीटर की, लेकिन पेट्रोल जो है वो तो 50 किलोमीटर जाने के बाद खत्म ही हो जाएगा, तो बाइक तो 100 किलोमीटर नहीं जा पाएगी। तो यानी कि यहाँ पे अब आप देखोगे बाइक और पेट्रोल में कौन सा लिमिटिंग लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डिसाइड कर रहा है कि बाइक 100 किलोमीटर तक जाएगी या नहीं जाएगी। यानी कि अगर दो रिएक्टेंट थे तो उसमें से एक बाइक हो गया और एक आपका पेट्रोल हो गया, तो पेट्रोल डिसाइड करेगा कि आपकी बाइक है जो 100 किलोमीटर तक जाएगी या नहीं जाएगी। तो इसे हम लिमिट बोल देते हैं कि इस प्रकार की रिएक्शंस जिनमें एक का तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और दूसरा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो उससे रिएक्ट करता है, उतना ही प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है जितना कि जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार के रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो ये था लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बाद अब आती है कि रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस क्या होती हैं। तो अब बात आती है कि रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस हमें क्यों पढ़ना होता है, क्या जरूरत होती है कि रिएक्शंस को इन सॉल्यूशंस में हमें पढ़ने की जरूरत हो। तो हम आप मेजोरिटी उसमें लिखा है कि आप मेजोरिटी ऑफ रिएक्शंस इन द लेबोरेटरीज आर कैरिड आउट इन सॉल्यूशंस। उन्होंने कहा है कि भाई जितनी भी सिंथेसिस वाली लेबोरेटरीज होती हैं, मोस्टली वो सारी की सारी रिएक्शंस, मोस्टली रिएक्शंस बोल रहा हूँ, वो सॉल्यूशन में परफॉर्म की जाती हैं। देयरफॉर इट इज important to understand as how the amount of substance is expressed when it is present in the solution। तो अब उन्होंने कहा कि भाई कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शंस के सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है, किसी सब्सटेंस का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उस सब्सटेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम सॉल्यूशन ऑफ रिएक्शंस इन सॉल्यूशन में पढ़ते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग बेस। तो उन्होंने कहा कि भाई जो केमिकल रिएक्शन सॉल्यूशन फॉर्म में हो रही हैं, अब उसमें उस सब्सटेंस का कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है इसको डिटरमाइन करने के लिए हम
कुछ तरीके हैं जिनका हेल्प करते हैं, जैसे कि पहला क्या है, मास परसेंट और वेट परसेंट के हेल्प से कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के हेल्प से कर सकते हैं, सेकंड थर्ड उन्होंने दिया कि मोलरिटी के हेल्प से कर सकते हैं, और फोर्थ जो उन्होंने कहा कि मोलैलिटी से। तो ये चार टर्म्स ऐसे होते हैं जिनके हेल्प से कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर सॉल्यूशन के फॉर्म में हो रही है और उसमें उस केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का कितना अमाउंट या फिर कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, इसको हमें डिफाइन करना है, तो हम मोलैलिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंट और वेट परसेंट के हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आगे आता है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को आप बैलेंस कैसे करना है। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से हम इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं। तो उनकी हेल्प से हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस करना है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम चलिए छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज। तो हम लोगों ने पढ़ा कि इंपेरिकल फार्मूला, पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। तो इंपेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट वे है कि किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें अगर दिया गया है तो उसको हम सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में लिख लेते हैं, उसे ही हम उसका इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अगर C2H4Cl2 लिख लिया गया है, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें C2H4Cl2 दिया गया है, तो उसको हम CH2Cl के फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो किसी भी केमिकल फार्मूले को, किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले को कितना छोटे से छोटे फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में लिख सकते हैं, उसे ही हम उसका एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। अब एम्पेरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें हमें सिर्फ क्या क्या डिटरमाइन करना होता है। जो भी क्वेश्चन में हमें परसेंटेज में एलिमेंट्स का परसेंटेज दिया गया होता है उसको हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद हम मोल्स को फाइंड करते हैं, मास अपन मोलिकुलर मास, या फिर एलिमेंट का वेट दिया गया होता है तो एटॉमिक मास से डिफाइन करके हम मोल्स को फाइंड कर लेते हैं। फिर मोल्स में हम देखते हैं कि कौन सी सबसे छोटी वैल्यू, उसको सबसे डिवाइड करते हैं, तो हमें जो भी नंबर आते हैं उसको हम उससे हम मोलिकुलर फार्मूला, उससे हम एम्पेरिकल फार्मूला ऑब्टेन कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम स्मॉल एन की वैल्यू डिफाइन करते हैं। स्मॉल एन की वैल्यू डिफाइन करने के लिए मोलर मास जो कि हमें क्वेश्चन में दिया जाता है, और इसको हम एम्पेरिकल फार्मूला का जो मास ऑब्टेन होता है उससे डिवाइड करते हैं, स्मॉल एन की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं। वही स्मॉल एन से डिवाइड कर दे से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एम्पेरिकल फार्मूला में, तो हमें मोलिकुलर फार्मूला ऑब्टेन हो जाता है। अब इसके बाद आती है स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होती है। तो हमें कोई भी केमिकल रिएक्शंस दी गई है, जैसे कि हमने देखा था कि मीथेन का जब कंब्यूशन कराया जाता है तो CO2 एंड 2H2 ऑब्टेन होता है। तो स्टोइकियोमेट्री डिफाइन करने के लिए हम मोल्स के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम्स के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये टर्म थे जिनके हेल्प से हम मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि, और ग्राम हम मास के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो चार टर्म थे जिनके हेल्प से हम डिफाइन कर लेते हैं कि भाई किसी केमिकल रिएक्शंस की स्टोइकियोमेट्री क्या होगी। फिर इसके बाद हमने देखा कि लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है। लिमिटिंग के लिए हम जानते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें दो रिएक्टेंट्स दिए गए होते हैं, एक केमिकल बैलेंस केमिकल ऑप्टेन रिएक्शन ऑप्टेन होने के लिए, जबकि दोनों का इक्वल अमाउंट में रिएक्टेंट प्रेजेंट होना चाहिए था। बट हम देखते हैं क्या है लिमिटिंग रीजन के केसेस में कि एक रिएक्टेंट जो होता है वो एक्सेस में होता है, जबकि दूसरा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जो लेस अमाउंट वाला रिएक्टेंट होता है वो डिफाइन करता है कि कितना प्रोडक्ट का मास ऑप्टेन होगा, कितने मोल्स प्रोडक्ट के ऑप्टेन होंगे। तो जो रिएक्टेंट हमें ऑप्टेन, जो कम अमाउंट में ऑप्टेन होता है उसे हम उसका लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि रिएक्शंस में कितने मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑप्टेन होंगे, तो उसे हम लिमिटिंग रीजेंट्स बोलते हैं। और आगे हमने देखा कि रिएक्शंस एंड सॉल्यूशंस में क्या होता है कि इससे हमें पता चलता है कि कोई रिएक्शंस होती हैं वो हमें सॉल्यूशन में क्यों कराई जाती हैं। आखिरकार रीजन क्या रहता है कि हमें सॉल्यूशंस रिएक्शंस एंड सॉल्यूशन में पढ़नी होती है। कि मान के चलिए कि लेबोरेटरी में, जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे या करेंगे तो आपको पता चलेगा कि, या जो लोग कर रहे हैं उन्हें पहले से पता होता है कि लेबोरेटरी में सिंथेसिस की लैब में बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शंस ऐसी जो होती हैं जो सॉल्यूशन फॉर्म में ऑब्टेन होती है। अब सॉल्यूशन फॉर्म में हमें डिफाइन करना होता है कि किसी सब्सटेंस का कितना अमाउंट प्रेजेंट है या फिर उसका कंसंट्रेशन कितना प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम कुछ टर्म्स का यूज करते हैं, जो कि जैसे कि मास परसेंट हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोलैलिटी। तो इन टर्म का यूज करके हम किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट या मास प्रेजेंट है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं।